यदि आप आने वाले टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। दोस्तों, ये हमारी सीडीपी सीरीज की आज क्लास 8 है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे प्रश्न से और टॉप 20 प्रश्नों की आज हम यहाँ पे व्याख्या करने वाले हैं और देखने वाले हैं अच्छे से। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, अच्छे से देखेंगे और पूरी व्याख्या के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। पहला प्रश्न कि खालिस्तान है के अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करता है। ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी प्याजे, ऑप्शन डी वुडवर्थ। ये पूछा है कि किसके अनुसार जो नवजात होता है, जो नवजात शिशु होता है, वो अपने पर्यावरण के साथ पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार मतलब जैसे कि कोई खिलौना हुआ, ठीक है, उसको हिलाया तो आवाज आई, फिर दोबारा से हिलाएगा उस आवाज को सुनने के लिए। तो इस तरीके का जो व्यवहार है वो करता है। तो वो किसने कहा, किसके अनुसार है? बंडूरा, एरिक्सन, पियाजे या वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? पियाजे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि पियाजे क्या है? पियाजे कहते हैं कि जन्म के बाद का जो बच्चा होता है वो संवेदी मोटर चरण में होता है, मतलब 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं संवेदी मोटर चरण। ठीक है, वह अपनी क्या है, दुनिया से सीधे अनुभव लेकर प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि खिलौना हुआ, ठीक है, उसको हिलाएगा, आवाज आएगी और आवाज आने से बच्चा फिर उसे हिलाता है। यानी नवजात का जो प्रारंभिक व्यवहार होता है ज्यादातर कैसा होता है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है कि कल्पनात्मक खेलों में अन्य खेलों पर वरीयता दी जानी चाहिए, यह किसका उदाहरण है? यह आपको बताना है। ठीक है, जो कल्पनात्मक खेल है उनको अन्य खेलों में भी जो है वरीयता देनी चाहिए। किसका उदाहरण है? भावात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का, सामाजिक विकास का या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो जरा सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा बौद्धिक विकास। ठीक है, जब भी आप कल्पनात्मक खेल खेलते हैं जैसे बच्चों के सोचने, इससे क्या होता है, बच्चों के जो सोचने और भाषा कौशल को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कल्पना करिए, क्योंकि जब बच्चे आपने देखा होगा जब डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, जैसे डॉक्टर प्ले बैठ के मैं डॉक्टर बन जाता हूँ आप मरीज बन जाइए, सुई वगैरह ऐसे लगाते हैं, बचपन में आपने देखा होगा ना बच्चे। तो वे क्या कहते हैं, कल्पना कर रहे होते हैं, एक तरीके से समस्या सुलझा रहे हैं। ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर जैसे शब्दों का। इससे क्या हो रहा है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, भाषा कौशल जो है इनका बढ़ रहा है। और ये क्या है, बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, अच्छे से पढ़िएगा, आंसर करिएगा दोस्तों। और अब तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए, बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम, जैसे कि आपका डिटेल प्लस भी पीआरटी हुआ और केबीएस हुआ, सीटेट हुआ। चलिए उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। ये मस्तिष्क की अवस्था है जो अध्येता की पसंद नापसंद दर्शाती है। तो कौन सी अवस्था है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए अभियोगिता, ऑप्शन बी प्रवृत्ति, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता। बताइए यहाँ पे ये कौन सी अवस्था है जो अध्येता की जो है पसंद नापसंद को दर्शाती है, वह कौन सी अवस्था है आपको बताना है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रवृत्ति। ठीक है, क्या होगा? प्रवृत्ति, यानी कि इंटरेस्ट, आंतरिक झुकाव है। ठीक है, वह जो बताती है कि क्या विद्यार्थी किसी विषय को पसंद करता है या नहीं। यह रुचि ही नहीं, भविष्य में अध्ययन चालू रखने की जो है सबसे बड़ी वजह जो है ये बनती है। इसलिए क्या करना चाहिए, शिक्षक को बच्चे की प्रवृत्ति पहचाननी चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, यही सबसे बड़ी चीज है जो दर्शाती है कि अध्येता मतलब बच्चा हुआ, छात्र हुआ। अध्येता का मतलब किससे है? अध्ययन करने वाले से, मतलब जो अध्ययन कर रहा है, मतलब छात्र। ठीक है, तो ये क्या करती है, पसंद नापसंद को दर्शाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ।
प्रश्न को पढ़िएगा पहले अच्छे से, उसके बाद राइट आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि डॉट 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 की पुस्तक, ये जो स्टार है ये डॉट है, यहाँ पे आपको बताना है कि पुस्तक ने, किसकी पुस्तक ने बालक में मापन संकल्पनाओं के विकास की हमारे समझ में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन ए एरिक्सन की पुस्तक ने, ऑप्शन बी बंडूरा की, ऑप्शन सी प्याजे, ऑप्शन डी जीएन होमे। बताइए किसकी पुस्तक ने दिया है, ये आपको बताना है। तो बताइए, बालक में मानव संकल्पनाओं के विकास की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्याजे। प्याजे ने क्या है, प्याजे ने दिखाया कि बच्चे जो है किस तरह संख्या और माप की धारणा से अनुभव सीखते हैं। ठीक है, पेड़ों पर गिनती करना, पानी के रूप में बदलने पर मात्रा, ये सब क्या है, बच्चों की मापन संकल्पना के जो है ये उदाहरण है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, साक्षरता की प्रक्रिया डॉट 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 से शुरू हो जाती है। ये आपसे पूछा है, साक्षरता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जन्म से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से। बताइए इसका राइट आंसर। छोटा सा प्रश्न है और अक्सर ये गलत हो जाता है, अच्छे से करिएगा, समझिएगा क्या होगा राइट आंसर। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं चॉम्स्की, आपने सुना होगा, कई बार परीक्षाओं में बनता है प्रश्न कि किसने कहा कि भाषा जो बच्चा जो है, भाषा जन्मजात अर्जित, मतलब जन्मजात अर्जित होती है, भाषा जो होती है वो जन्मजात अर्जित होती है। किसका कथन है, ये चॉम्स्की महोदय का कथन है। तो यहाँ पे जो साक्षरता की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है कहाँ से, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, जन्म से ही। ठीक है, साक्षरता का मतलब क्या है, देखिए साक्षरता मतलब ये नहीं है कि अक्षर सीखना, इसका मतलब ये है कि भाषा और संचार में समझ, भाषा और संचार में सनम, जो क्या होता है जन्म से ही शुरू हो जाती है। रोना, माता पिता की बातचीत, गाना, और ये क्या होता है, पढ़ने बच्चे की साक्षरता के शुरुआती संकेत देता है। ठीक है, जो माता पिता की बातचीत होती है, गाना, इससे क्या है साक्षरता बढ़ती है। तो जन्म से ही शुरू हो जाती है साक्षरता की प्रक्रिया। और चॉम्स्की महोदय ने तो ये और कह दिया है कि बच्चा जो है जन्मजात भाषा अर्जित होती है उसको जन्म से ही। ठीक है, चलिए, भाषा सीख के पैदा होता है बच्चा, चॉम्स्की महोदय ने तो ये तक कहा है। चलिए, और ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने कहा है, तो याद रखना चॉम्स्की। चलिए अगला प्रश्न है कि विशेषज्ञों ने पाया कि सफलतापूर्वक पढ़ने और लिखने के लिए आरंभिक वर्षों के बच्चों को कौशल में महारत हासिल करनी चाहिए। बताइए, विशेषज्ञ ने पाया कि सफलतापूर्वक जो बच्चे पढ़ते हैं, आरंभिक वर्षों में पढ़ने और लिखने के लिए बच्चों को किन कौशलों में हासिल होनी चाहिए महारत, ये आपसे पूछा है। बताइए, ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी कूट संबंधित, ऑप्शन डी बी और सी। तो बताइए क्या पाया विशेषज्ञों ने कि सफलतापूर्वक पढ़ने और लिखने के लिए आरंभिक वर्षों में बच्चे को कौन कौन से कौशल में जो है महारत हासिल होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जो है, देखिए ऑप्शन डी, बी और सी, भाषा और कूट संबंधित। इसके ये जो कौशल हैं इसमें महारत होनी चाहिए सफलतापूर्वक पढ़ने और लिखने के लिए। क्योंकि पढ़ना क्या है यहाँ पे, पढ़ना तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि टारगेट ही है जिसको हमें अचीव करना है। पढ़ना क्या है, लक्ष्य है एक, जिसे हमें जो है अचीव करना है। और ये अचीव किससे होगा, जब हमारी कोडिंग डिकोडिंग मतलब कोड संबंध सही, समझ अच्छी होगी, स्किल सही होगा, और जो हमारा लैंग्वेज स्किल है वो सही होगा। तो कहने का मतलब है वोकेबुलरी, जो भाषा कौशल कौन कौन से जो होते हैं, वोकेबुलरी, ग्रामर, लिसनिंग और कोड रिलेटेड स्किल्स, जब तक ध्वनि पहचानना, अक्षर मिलान, ये चीजें नहीं होंगी तब तक हम कैसे यहाँ पे अचीव करेंगे। तो ये दो कौशल होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें महारत होनी। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि संरचनावाद का तरीका, यह सीखने का एक तरीका कहलाता है। संरचनावाद का तरीका जो है एक बालक को अनुभव प्रयोगों से
पृष्ठांकन करने की अनुमति देता है, सीखने का तरीका क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये प्रश्न अधूरा लग गया है, मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ इसको। क्या है प्रश्न कि संरचनात्मकतावाद का तरीका एक बालक को अनुभव और प्रयोगों से पृष्ठांकन करने की अनुमति देता है। यह सीखने का तरीका क्या है। ऑप्शन ए भावात्मक, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी प्रभावी, ऑप्शन डी कुशलतापूर्वक। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संज्ञानात्मक। क्या होगा, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक होगा। क्योंकि जो संरचनात्मकतावाद है वो बताता है कि क्या बच्चा अनुभवों से खुद ज्ञान बनाता है, वह प्रयोग करके सोचकर और त्रुटि सुधार कर सीखता है, इसलिए इसे संज्ञानात्मक तरीका कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक गुण या क्षमता जिसके साथ कोई जन्मता है क्या कहलाती है। कि एक गुण या क्षमता जिसके साथ कोई जन्मता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाती है। बुद्धिमत्ता, अक्षय निधि, प्रवृत्ति या सहज बोध। बताइए क्या कहलाता है वो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सहज बोध, ऑप्शन डी। सहज बोध वह जन्मजात क्षमता है जो बिना पढ़ाए आती है, जैसे नवजात का चूसना या रोना। ये क्या है, व्यवहार जैविक और आनुवंशिक कारणों से होते हैं। ठीक है, तो सहज बोध इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है, आपसे पूछा है। नहीं आता है ये पूछा है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी चिन्हित करना। तो यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी से ये प्रश्न पूछा गया है। ब्लूम टाइप जो कॉग्निटिव डोमेन में जो क्या है आपके क्या आते हैं, ज्ञान, मूल्यांकन आता है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, ये आते हैं। जो चिन्हित करना नहीं आता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि संज्ञानात्मक डोमेन में जो है ज्ञान, समझ और मूल्य आते हैं। ये चिन्हित करना एक कार्रवाई है, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया नहीं है, इसलिए वह क्या है कॉग्निटिव डोमेन में नहीं गिना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, वह कारक पहचानिए जो अध्ययन में विद्यार्थियों की कठिनाई को प्रभावित नहीं करता। देखिए यहाँ भी नहीं पूछा है, इसलिए देखिए नहीं वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में अब, तो इन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम वहां पे गलती कर देते हैं। ठीक है, इसको पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से और ये हमारा गलत हो जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि वह कारक पहचानिए जो अध्ययन में विद्यार्थियों की कठिनाई को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन ए बौद्धिक कारक, ऑप्शन बी सामाजिक कारक, ऑप्शन डी आर्थिक कारक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूछा है आपसे, कहने का मतलब ये समझ लीजिएगा कि उस कारक को यहाँ पे पहचानिए जो विद्यार्थी के अध्ययन में कठिनाई को प्रभावित नहीं करती। तो देखिए तीनों कारक हैं, बौद्धिक कारक हुआ, वो चाहे सामाजिक हुआ, चाहे आर्थिक रूप से, ये क्या है, तीनों ही दोस्तों कठिनाई जो है प्रभावित करती हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्योंकि अध्ययन की जो कठिनाई में बौद्धिक क्षमता, सामाजिक परिवेश और आर्थिक संसाधन जो है वो तीनों का योगदान होता है। ठीक है, इसलिए यह कहना कि कोई प्रभावी नहीं है गलत होगा, हर फैक्टर मायने रखता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पूर्व संख्या संकल्पनाएं बालक में वर्ष की आयु तक प्राप्त करने से पूर्व विकसित की जा सकती हैं। पूर्व संख्या संकल्पनाएं बालक में किस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विकसित की जा सकती हैं। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। क्या होगा, 5 वर्ष। बच्चों में जो है संख्या की प्रारंभिक समझ जो है प्री स्कूल में बनती है। आसान गिनती, वस्तुओं का समूह बनाना, पैटर्न देखना, क्या है ये, इसलिए जो है ये प्री नंबर कंसेप्ट आमतौर पर क्या होते हैं 5 साल से पहले ही विकसित हो जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों
वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए चैनल डिजिफ्लाई को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो तैयारी कर रहे हैं आपके सभी साथ के बच्चे। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्या प्रश्न है कि डॉट 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 के बीच बालक समान आकृतियां जैसे वर्गों, आयत और समचतुर्भुजों में सही सही अंतर करने में सक्षम हो जाता है। तो ये आपसे पूछा है कि जो बालक है वो किस वर्ष के बीच जो है, कितना मतलब कितना वर्ष का बालक जो है वो समान आकृतियों में जैसे वर्गों, आयत और समचतुर्भुज में सही सही अंतर करने में सक्षम हो जाता है। ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है 6 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 8 वर्ष, ऑप्शन सी 8 से 9 वर्ष, ऑप्शन डी है 9 से 10 वर्ष। बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, करीब जो 6 से 7 वर्ष, करीब 6 से 7 साल में जो है बच्चे आकृतियों के बीच अंतर पहचानने लगते हैं और वर्ग और आयत के बीच किनारे और कोण देखकर वे भेद कर पाते हैं। यह उनके तर्क और वर्गीकरण कौशल की निशानी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 6 से 7 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किसने आलोचना की थी कि कोहलबर्ग सिद्धांत में पारस्परिक संबंधों के महत्व की उपेक्षा की गई है। ये प्रश्न दोस्तों हमने पिछले पार्ट्स में अपना किया हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने आलोचना की थी कि कोहलबर्ग सिद्धांत में पारस्परिक संबंधों के महत्व की उपेक्षा की गई है। ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी मार्टिन हॉफमैन, ऑप्शन सी फ्रायड या ऑप्शन डी कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए ये प्रश्न जो है पहले भी हम करा चुके हैं पिछली वीडियो में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन ने कहा कि कोलबर्ग ने रिश्तों और देखभाल की भूमिका को क्या है अनदेखा किया है, यानी सिर्फ नियम और न्याय पर ध्यान देकर जो है उसने क्या है नैतिकता को पूरी तरह नहीं पकड़ा पाया जो रिश्तों के माध्यम से बनती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक तर्क सामाजिक आम सहमति के विचारों पर केंद्रित है और नैतिक तर्क किस पर जोर देता है, समाज पर, नैतिक मुद्दों पर, नैतिकता पर, सामाजिक संरचनात्मकता पर, संज्ञानात्मकता पर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा होगा नैतिक मुद्दों पर जोर देता है। क्या होगा राइट आंसर, नैतिक मुद्दों पर यह जोर देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि जब हम केवल नैतिक तर्क करते हैं तो हम ये तय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत, यानी हम सीधे नैतिक मुद्दों पर केंद्रित होते हैं, न कि केवल सामाजिक अपेक्षाओं पर। ठीक है, नैतिकता तो यहाँ पे जो नैतिकता शब्द है ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, ब्रॉड टर्म है, लेकिन प्रश्न जो जोर दे रहा है एम्फेसिस पर जोर दे रहा है, एम्फेसिस पर किस पर जोर पूछ रहा है, तो नैतिक मुद्दों पर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सा सिद्धांत नैतिक क्षमता और नैतिक प्रदर्शन के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। कौन सा सिद्धांत आपको बताना है नैतिक क्षमता और नैतिक प्रदर्शन के बीच अंतर स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए सामाजिक संज्ञानात्मकता सिद्धांत नैतिकता, ऑप्शन सी है मनोसामाजिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैतिक क्षमता और नैतिक प्रदर्शन के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संज्ञानात्मकता सिद्धांत। ठीक है, बंडोरा ने बताया था, ये क्या बताया था कि बंडोरा का जो सोशल कॉग्निटिव नजरिया बताता है कि कोई व्यक्ति जो जानता है वह जरूरी नहीं कि वैसा व्यवहार भी करे। जो जैसा जानता है व्यक्ति जरूरी नहीं कि वह वैसा ही व्यवहार करे, ये बताया था बंडूरा ने। परिस्थितियां और आत्म नियमन निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए दंड का भय, ऑप्शन बी है अच्छी शिक्षा, ऑप्शन सी है स्वनियमन, ऑप्शन डी है अमूर्त चित्त तर्क।
ठीक है। तो बंडूरा ऑप्शन, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी स्वनियमन होगा, क्योंकि बंडूरा ने सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ इफिकेंसी पर जोर दिया, इफिशिएंसी पर जोर दिया। व्यक्ति का जो है स्वयं पर नियंत्रण और आंतरिक मानदंड विकसित होना नैतिक व्यवहार के स्थायी आधार है, और दंड या शिक्षा जो है सहायक हो सकते हैं, पर स्वनियमन सबसे केंद्रीय है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा खुद अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखता है ना, तब उसका नैतिक विकास स्थायी बनता है, न कि केवल डर या आदेश से। ठीक है, बंडोरा का ये कहना था, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत जल्द हम टॉप 20 प्रश्नों को यहाँ पे खत्म कर लेंगे, क्योंकि 17वां प्रश्न है ये। 3 प्रश्न और इसके बाद बचेंगे। चलिए अच्छे से पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की से प्रश्न है। वाइगोत्स्की 1978 चर्चा की यह धारणा कौन सी है? ऑप्शन ए, हर मनोवैज्ञानिक कार्य पहले सामाजिक और फिर आंतरिक रूप से प्रकट होता है। ऑप्शन बी, विचारक विशेषता के अलावा, या ऑप्शन सी, शिक्षकों के बीच प्रभावी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो कुछ इसमें थोड़ा सा जो विकल्प है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई है। चलिए इसको हम कल फिर देखेंगे एक बार अच्छे से, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कॉलिंस के अनुसार संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए किन रणनीतियों को प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए, मॉडलिंग कोचिंग या स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन बी, मॉडलिंग स्कैफोल्डिंग या अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति प्रतिबिंब अन्वेषण, या ऑप्शन डी, दोनों ए और सी। आप बताना है। कोलिंस के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, के अनुसार संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए किन रणनीतियों का प्रस्ताव है, यह आपको बताना है। तो कॉलिंस ने जो है, कॉलिंस के कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में क्या है, शिक्षक पहले मॉडल दिखाता है। क्या दिखाता है? मॉडल दिखाता है, फिर कोच करता है, और फिर इसके फोल्ड से समर्थन देता है। इससे छात्र धीरे धीरे स्वतंत्र और गहन कौशल सीखते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडलिंग कोचिंग इसके फोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी चीजें तो यही है, मॉडलिंग कोचिंग इसके फोल्डिंग। ठीक है, कहीं कहीं आपको इसका आंसर ये भी देखने को मिलेगा ए और सी, जिसमें अभिव्यक्ति की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप ये ही लगाना, मॉडलिंग कोचिंग इसके फोल्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी रणनीतियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य तत्व समाजीकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए, मानव जैविक क्षमता, संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभव। ऑप्शन बी है मानव प्रकृति, संस्कृति और व्यवहार। ऑप्शन सी, सामाजिक जागरूकता, संस्कृति और व्यवहार। ऑप्शन डी, मानव प्रकृति, मानव अधिक क्षमता और संस्कृति। बताइए कौन से मुख्य तत्व समाजीकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मानव जैविक क्षमता और संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभव। ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि समाजीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें हमारी जैविक क्षमताएं, जिस संस्कृति में हम पले बढ़े हैं, और हमारे व्यक्तिगत अनुभव मिलकर हमें समाजी बनाते हैं। इन्हीं तीनों का संयोजन आवश्यक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि विका विकास अवधि के दौरान विशिष्ट दोस्ती की उत्पत्ति कब देखना शुरू किया जाता है? बताइए, 16 से 28 महीने, 18 से 36 महीने, 14 से 25 महीने, 9 से 15 महीने। बताइए के दौरान क्या होता है, के दौरान विशिष्ट दोस्ती उत्पत्ति कब देखनी शुरू की जाती है? तो करीब जब 2.5 साल तक बच्चे अपने साथियों के साथ जो है साझा भावनाएं दिखाने लगते हैं, करीब 2.5 साल तक के बच्चे, तो खासकर 18 से 36 महीने, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कि खासकर 18 से 36 महीने में वे किसी खास साथी के प्रति अलग लगाव दिखाते हैं, और यही दोस्ती की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे लगे दोस्तों आज के प्रश्न, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी लोगों तक जो तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं।
क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से स्पेशल क्लासेस है। मान लीजिए सीटेट 2025 केवीएस और DSSB पे यहाँ पे मुख्य फोकस यहाँ पे DSSB PRT की परीक्षा पर है, उसी के हिसाब से प्रश्न है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।